हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पर। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द PYQ इस नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी फ्री PDF है वो आपको यहाँ पर अवेल करा दी जाएगी और आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पेड PDF है उसकी लिंक आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, आप मेल के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो भी हमारी PDF होगी उसमें आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जिसको बार बार रिवाइज करने से एग्जामिनेशन निकल जाएगा, मतलब फालतू की कम जानकारियाँ होंगी। यहाँ पर एक जो नया हम लोग सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं वो कंप्लीट 10,000 प्रश्नों का वन लाइनर है, जिसमें 10,000 वन लाइनर के माध्यम से आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी PCS की तैयारी कर रहे हो, इवन BPSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी के PET की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSC के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी RO के मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये कंप्लीट कवरेज कराता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास में तीनों खंड यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भारतीय कृषि विज्ञान में भी तीनों विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, साथ में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान इसमें कवर किया गया है। अब बात यह है कि जो बुक है वो 1-2 वर्ष पुरानी है, लेकिन आपको इतने फैक्ट मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर से महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या क्या मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस पूरे पेज में 30 फैक्ट अगर दिए होंगे तो आप देख सकते हैं कि कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो किसी वर्ष आया ना हो। आप ध्यान से देखिए कि हर फैक्ट कभी ना कभी, जैसे यूपी PCS के GS के 1993 में, स्पेशल पेपर यूपी PCS मेंस में, यूपी PCS के 2008 के पेपर में, BEO एग्ज़ाम 2006 में, इसी प्रकार ये लगातार कभी ना कभी, या मेंस के पेपर में जब पहले मेंस जो है ऑब्जेक्टिव होता था, कभी ना कभी ये लगातार जो है प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक भी प्रश्न इसमें मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो किसी एग्ज़ाम में ना पूछा हुआ हो। तो अब इसके बारे में बताना नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये समझ में आ चुका होगा कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, केवल बड़े एग्ज़ाम के लिए नहीं, खासकर छोटे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपी PET में अपने घर से प्रश्न तो बनाएंगे नहीं, प्रश्न बनाएंगे इन्हीं बड़े एग्ज़ामों से देख करके। ठीक है। तो सबसे पहला, हर बार की तरह प्राचीन इतिहास ही हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा। प्राचीन इतिहास में आपको दाहिने बगल में उत्तर देखने को मिलेगा और बाएं बगल में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूं कि चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। तो देखिए, इसमें पढ़ने का ही काम है। ये PDF आपको अवेल करा दिया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, आपके मेल एड्रेस पर। कैसे अवेल होगा, तो उसके लिए गूगल फॉर्म हम लोग देंगे और वहाँ पर जो लोग भी भरेंगे वो अपना मेल एड्रेस डाल सकते हैं, उसमें उन लोगों को अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें लाइन है वो पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। आर्य किस पे जीवन यापन करते थे, तो आर्य करते थे कृषि पर जीवन यापन, यानी कि आर्य संस्कृति जो थी वो कृषिवत संस्कृति थी। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं नाम है मेहरगढ़। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है। जहाँ जरूरी होगा उसको मैं एक्सप्लेन करते भी चलूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, अगला है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लहुरा देव से मिलता है धान की खेती का गंगा घाटी में। तो लहुरा देव पड़ता कहाँ पर है, तो लहुरा देव पड़ता है संत कबीर नगर में। यहाँ लगभग 5 से 6 हज़ार BC पुराना, या उससे भी पुराना, उससे भी पुराना जो है धान का जो है प्रमाण मिलता है, जले हुए धान मिलते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो बागोर से, बागोर राजस्थान में है, तो मध्य पाषाणिक स्थल में यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब यहाँ पर एक काम करना है कि मध्य पाषाणिक स्थल के जो भी स्थल हैं, टोटल मध्य पाषाणिक समय के जो भी स्थल हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगला है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो लेखनिया में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिलते हैं, इसीलिए प्रसिद्ध है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, अगर ये शब्द जोड़ता है तब इसको टिक करेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था।
मृत्यार्त्र रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफकराल से। मृत्यार्त्र रहित, ठीक है, तो जैसा है वैसे ही याद कर लेंगे कि मृत्यार्थ रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में कब आता है, तो गुफकराल में प्रकाश में आता है। कहाँ पूछा गया ये भी देख लेते हैं। बीईओ के एग्जाम 2006 में पूछा गया, तो बीईओ वाले जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो सावधान हो जाए। अगला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बुर्जहोम और गुफकराल दोनों से मिले हैं। तो नोट डाउन करिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष बुर्जहोम और गुफकराल दोनों से ही मिले हुए हैं। अगला आता है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगन कल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जब भारतीय उपमहाद्वीप लगा देगा, ठीक है, यानी कि आपसे फ्रैंकली नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य तो वो विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ, जिसे यव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यव, ये था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया, भारत में किया गया। आपको पता भी है कि कॉटन तब भी होता था और अब भी होता है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। क्या है ये, तो इसको बोलते हैं मेगालिथिक, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से, जैसे ऐसे कोई डेड कर गया, यहाँ पर मर गया, मान लीजिए यहाँ पर मरा हुआ आदमी ऐसे पड़ा हुआ, ठीक, तो पत्थरों से बड़े बड़े उसको घेर देते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग बोलते थे मृतकों को दफनाने के, तो इस प्रकार इसको ढक देते थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मीजोलिथिक जिसको मेगालिथिक इसको बोलते हैं, या इसी को वृहद पाषाण स्मारक भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, बहुत फेमस प्रश्न है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं, नाम याद रखिएगा। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखनिया है, विंध्याचल के आसपास का एरिया है, और शिलाश्रय है यानी कि चट्टानों का आश्रय, मतलब चट्टानों में कहीं रहने की जगह जो होती है, आश्रय देने की जगह, वहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, नाम है लेखनिया। भारत में वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए वो है भीमबेटका। तो भीमबेटका बहुत पुराना है, मतलब आप कह सकते हो कि पूरा पाषाण काल के आसपास का है भीमबेटका, ठीक है। और भीमबेटका में, तो भीमबेटका को वांकड़कर जी ने खोजा था, तो ये भी चीज़ नोट करिएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। भीमबेटका के बगल में लिख दे रहा हूँ विष्णु वांकड़कर, ठीक है ना, इन्होंने इसको खोजा था। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। कहाँ पर है दधेरी, तो पंजाब में है। तो कभी भी अगर दधेरी आता है कि दधेरी जो है वो कहाँ पर है, तो दधेरी है पंजाब में। हो सकता है कि जो बच्चे मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो उन्हें थोड़ी समस्या हो रही हो, थोड़ा टेक्स्ट छोटा दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन यार बार बार इधर उधर दाहिने बाएं हटाने से बढ़िया है कि मैं ज़रा सा छोटा टेक्स्ट रखूं लेकिन विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो। इसी कारण से मैंने फुल स्क्रीन इसको करके रखा है, और आप लोग भी अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा अपने अंगुली से जूम करने की कोशिश करो, एक फुल स्क्रीन जूम हो जाएगा, जिससे आप लोग को ये दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एक दूसरा जुगाड़ मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो जुगाड़ लग जाता है तो मामला हिट हो जाएगा। 1 सेकंड बस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको और जूम कर सकते हैं हम लोग, चलिए हो गया इतना। अगला है कि ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ताम्रपाषाणिक स्थल है यानी कि चालकोलिथिक है, या कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, चालकोलिथिक प्लेस है ये, नौदा टोली नाम है। और नौदा टोली कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र जिसको बोलते हैं OCP, ठीक है, तो OCP का नामकरण कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्चर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। तो ये गैरिक मृदभांड पात्र हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। अतरंजी खेड़ा एक स्थान है, भारत का वह स्थल कहा जाता है जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कौन से प्रमाण, तो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से।
किस धातु के? तो लौह धातु के। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि अगर अमूमन सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाने लगा आपसे कि क्या हड़प्पावासी लोहे के प्रयोग को जानते थे, तो हमें यही बताना है कि वे नहीं जानते थे। आर्यों के आगमन के बाद से ही लोहे का और घोड़े का दोनों ही प्रयोग जो है पता चला है। फिर कहता है कि ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर शरीर को दफनाते थे। अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था ये विभाजन? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौहयुगीन त्रियुगी विभाजन थॉमसन ने किया था। भारत के प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे इसको। तो ये जियोलॉजिस्ट थे। प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक जियोलॉजिस्ट थे। एच.डी. सांकलिया का नाम क्यों आता है? तो ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कौन किया था? एच.डी. सांकलिया ने। फिर आता है, इसी में आगे हम लोग चलेंगे, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका अर्थ है कि उन्हें लिखने तो आता था परंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। और इसके भी पूरा पीछे जाएंगे तो ऐसा काल आता है जहां पर उन्हें लिखना ही नहीं पता था। ठीक है ना। फिर हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता था? तो मांडा जो है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करता था। ठीक है, और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सारी सीमाएं हैं अलग अलग। तो इसको याद कर लीजिए कि आपका उत्तरी में मांडा, अगर आपका पूर्वी देखा जाए तो पूर्वी में आलमगीरपुर, ये आपका पड़ता है यूपी में। ठीक है ना। और वहीं दक्षिणी देखा जाए तो ये दैमाबाद में पड़ता है जो कि महाराष्ट्र का है, जहाँ से तांबे का रथ पाया गया था। और पश्चिमी देखा जाए तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है ये पड़ता है पश्चिमी में। ठीक है, बलूचिस्तान में वर्तमान समय में पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण मैंने यहाँ पर बना करके कर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, उसमें एक हड़प्पा भी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी कि इसको अगर सिंधी में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर घरों में, अगला यहाँ पर महान स्नानागार के बारे में पूछा है, यानी कि ग्रेट बाथ के बारे में पूछा है। ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो मोहनजोदड़ो से मिला वो कौन सा था, तो वो ग्रेट बाथ नहीं था मित्रों, वो था अन्नागार। ठीक है, राशन रखने वाला जो इनका था। अगला यहाँ पर जो फैक्ट है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुआं मिला है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल था। याद रखेंगे, लोथल शहर गुजरात में पाया जाता है। और लोथल शहर जो है वो भोगवा नदी के किनारे था। लोथल था भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अगला है मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सिंह युक्त जो देवता है, मतलब ऐसे दो सिंह निकला हुआ है देवता के। ठीक है, ऐसे ऐसे देवता बैठे हुए हैं, ये लोथल से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा सिंह युक्त देवता कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से मिला है। हाथी दांत पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। बेसिकली ये एक गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था, तो बहुत सारी शिप बाहर की आती रही होंगी यहाँ पर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सील मिली है, सील मतलब कि मुहरें मिली हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे हाथी दांत का पैमाना मिल गया है, और भी बहुत सारी चीज़ मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि ऐसा सोच के देखिए कि वहाँ पे कुछ सामान आया, उसको नापा तौला गया। ठीक है, सील या मुहरें मारी गई एक दूसरे के सामान पर। ठीक है, मुहर बंद करके उसको भेजा गया, तो वहीं पर ना मिलेगा जब वहीं से भेजा जा रहा है। ऐसे दिमाग में बैठा लेना है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को
समझ पाया था, नाम था सर जॉन मार्शल। क्यों यहाँ लिखा है कि इसके महत्व को समझ पाया था? क्योंकि उसके पहले भी खुदाई हुई थी, रेल की पटरियां बिछ रही थी, लेकिन किसी ने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया था। तो सर जॉन मार्शल ने जो है ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि उसको वैल्यू देते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने किया। क्यों सिंधु सभ्यता बोला? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर था, तो इसलिए सिंधु सभ्यता बोल दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डाला? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो हुई थी उसने ही इस पर प्रकाश डाला। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वो कौन है? आलमगीरपुर है और हुलास है। ठीक है, ये दोनों सिंधु सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में है। तो आलमगीरपुर तो पूर्वी बिंदु है, मतलब जो इसका पूर्वस्थ बिंदु हो सकता है, सबसे पूर्वी बिंदु, वही आपका आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। कहता है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में कहाँ मिले हैं? तो ये मिलते हैं धौलावीरा में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। शैलकृत स्थापत्य यहाँ पर कह रहा है, यानी कि पत्थरों से बने हुए जो भी स्थापत्य हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं धौलावीरा में। जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? तो ये कालीबंगा में की गई, राजस्थान में है कालीबंगा। तो प्लाइंग फील्ड या जुता हुआ खेत कहाँ मिलता है? इसके बाद चलते हैं, जुता हुआ खेत हो गया कालीबंगा राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित है। ये याद रखिएगा, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, किस नदी के किनारे है राखीगढ़ी? तो घग्गर रिवर है। एक सेकंड, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ किससे माना जाता है? तो पूर्व आर्य, यानी कि आर्यों के जस्ट पहले से माना जाता है। ठीक है, जब आर्य आगमन हुआ उसके पहले से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, यह आपको बता रहा है एक फैक्ट। फिर कहता है कि अवेस्ता जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, याद रखेंगे, ईरान से संबंधित है। जेंद अवेस्ता या अवेस्ता, और अवेस्ता और ऋग्वेद में बड़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। फिर हम लोग आते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल पर। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। अच्छा, किसके लिए है ये? तो सविता या सूर्य को समर्पित है ये मंत्र। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो लिपि मतलब क्या होता है? जैसे देवनागरी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं भी देवनागरी लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वो है ब्राह्मी, और ब्राह्मी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि से, वो मूल लिपि थी, उस ब्राह्मी लिपि से फिर लिखा गया देवनागरी लिपि में। लेकिन देवनागरी लिपि में भी आपको अच्छी संस्कृत आनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ इसको देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि? किसी भी प्राचीन मंदिरों पर जाएंगे तो वहाँ कभी कभी कुछ विशेष लाइनें लिखी रहती हैं धुंधली सी। जैसे मेरे दिमाग में जो है कि कभी अगर खजुराहो जाना हुआ तो खजुराहो के वेस्ट टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे मंदिर हैं। जैसे एक मंदिर आपका विश्वनाथ मंदिर भी वहाँ पर है, ठीक है, खजुराहो में। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, उसके अलावा भी लक्ष्मण मंदिर इत्यादि जगहों पर भी, ठीक है, आप लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में कई सारा टेक्स्ट पत्थरों पर देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ाई में आती है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग है, कुछ मंत्र इत्यादि 2-3 अक्षर पढ़ाई में देते हैं। ठीक है ना, पढ़ाई देते हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद, यानी कि ऋग्वेद जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को गायन फॉर्म में सामवेद में लिखा गया है। अगला है कि ऋग्वेद धर्म था तो बहुदेववादी धर्म था, यानी कि ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो इंद्र के बारे में भी दिया है। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पर वरुण के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, अग्नि के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह बहुदेववादी जो है ऋग्वैदिक कालीन धर्म था वहाँ पर। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। तो देखिए, बलि और कर्मकांड जो है वो ऋग्वैदिक काल में चलता था, तो इस पर विश्वास भी होता था। गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऋग्वेद में होता है। गोत्र बेसिकली जहाँ पर लोगों की गायें खड़ी होती थी उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में किसके लिए मंत्र हैं? तो इंद्र के लिए सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं। टोटल 250 मंत्र जो है इंद्र को समर्पित है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वर्ण मतलब क्या होता है?
वही वर्ण मतलब जाति का विभेद करने को ही वर्ण बोला गया। तो उसका सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से संयुक्त है या प्रयुक्त होता है? तो ये जौ के लिए यव का प्रयोग किया जाता है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, उसका नाम है रावी नदी, जिसे परुषणी भी कहते थे। तो इसको 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्ञ युद्ध भी कहते हैं। सबसे मूल्यवान संपत्ति ऋग्वेद में किसको समझा जाता था प्रारंभ में? तो गाय को अघन्या भी कहा जाता था और सबसे मूल्यवान वस्तु भी समझा जाता था। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो है उपनिषद। ठीक है, तो ये याद रखना है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठना। ठीक है, और इसी में मोक्ष की चर्चा भी मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसको माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ठीक है, हमने कई बार देखा भी है कि बृहस्पति जो है वो देवताओं के पुरोहित माने जाते थे और शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों या असुरों के पुरोहित माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, यानी कि यहीं पर आर्य रहते थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर अगला है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध ऋग्वेद से है, यानी कि ऋग्वेद में जो कर्मकांड करते हैं उनको होत्र या होता कहते हैं। ये होत्र ज़्यादा स्पष्ट शब्द है, होत्र या होता कहा जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित, फिर यहाँ पर पूछता है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो गंगा नहीं है, वो सिंधु है, ये याद रखिएगा, हालांकि सबको पता है इस समय। फिर ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा किसको कहा गया है? तो नदी तमा, माते तमा और देवी तमा तीनों ही सरस्वती नदी को कहा गया है, जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। तो सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो वो जो नदी है वो है सरस्वती। ठीक है, और सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन से हैं? तो ऋषि गौतम राहुगण राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। इसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ एक अलग कलर से, जिससे इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए वो कौन है? तो मैत्रायणी नाम का उपनिषद है, मैत्रायणी, जिसमें निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पूछा हुआ प्रश्न है। कहाँ पूछा हुआ है? तो UPLDA यानी कि अपर डिविजनल असिस्टेंट और लोअर डिविजनल के स्पेशल पेपर में पूछा हुआ है कि जहाँ पर निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं उन्हें मैत्रायणी कहते हैं उपनिषद में, मतलब मैत्रायणी उपनिषद है वो। फिर आता है एक पेट क्वेश्चन जो हर बार पूछता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जिंद अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है। स्वर्ण आभूषण निशाका या निष्क, इसको निष्क के नाम से भी जानते थे, ये क्या है? स्वर्ण आभूषण कहे जाते हैं प्राचीन भारत में। फिर एक बोजाग कोई का नाम आता है जो कि एशिया माइनर में स्थित था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, वो प्राप्त हुआ था बोजाग गोई एशिया माइनर से। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है, तो यही लिखता है कि यह नचिकेता और यम का संवाद किसमें मिलता है? तो वो मिलता है कठोपनिषद से। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा या क्रमु। ठीक है, तो इसको कुभा और कुर्रम नदी भी कहते हैं, लेकिन इसे क्रमु या कुभा ही जानेंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्यु को क्या बोलते हैं? तो यज्ञ करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। जिस प्रकार होत्र मतलब होत्र जो पुरोहित होता है वो ऋग्वैदिक का पुरोहित होता है। ठीक है, इसी प्रकार सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे
उद्गाता कहते हैं, और यज्ञ करने वाले को यानी कि यजुर्वेद वाले को अध्वर्यु बोलते हैं, और लास्ट जो होता है आपका अथर्ववेद वाले को ब्रह्म बोलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न कहाँ पूछा है? यूपीपीसीएस के मेंस के पेपर DS1 में 2008 में पूछा है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, और वहीं आर्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ लेते हैं ये लोग, ये लेते हैं श्रेष्ठ से। ऋग्वेद क्या है? तो स्त्रोतों का संकलन है। चलिए, फिर आता है महाजनपद का उदय और महाजनपद काल के प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके साथ साथ और भी कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। कभी कभी कहा जाता है दीपवंश महावंश में मिलता है, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। कभी कभी इसको महामेघवाहन वंश भी लिखता है, और चेदी आपका एरिया पड़ता है उड़ीसा के आसपास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद ये वर्तमान राजस्थान में या उसी समय राजस्थान में स्थित था, ठीक है। तो मत्स्य की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी विराटनगर, और ये राजस्थान का एरिया हुआ करता था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कुम्भहार से पाटलिपुत्र के जो प्राचीन अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, कुम्भहार स्थल से किस नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो पाटलिपुत्र के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो शेषुनाग के शासनकाल में मगध की सत्ता का विस्तार मालवा क्षेत्र में भी हुआ था। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो था अजातशत्रु, और इसके पूरे के पूरे वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की अजातशत्रु ने, ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या फिर इनके पुत्र ने स्वयं कर दी, ठीक है। हर्यंक वंश के सब लोग हैं, और लोग पितृहंता वंश भी जाना जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने अपरो परशुराम की उपाधि या अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था, जिसको वो है महापद्मनंद, यानी कि नंद वंश का संस्थापक जिसका नाम है महापद्मनंद, उसे अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन नगर है श्रावस्ती, उसका नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार आकृति का श्रावस्ती नगर बसा हुआ है, ठीक है। श्रावस्ती नगर जो है अर्धचंद्राकार आकृति का है, और नगर विन्यास इसका ऐसा है जो कि परीक्षा में पूछा गया है, अर्धचंद्राकार है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, ठीक है। अगला है कि अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई? तो कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई। और उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। तो कौशाम्बी वह स्थान है जहाँ पर उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा या कह सकते हैं प्रेम कथा जो है आपका संबंधित है, ठीक है, कौशाम्बी स्थान से। अब एक बात आपको और बता रहा हूँ कि स्वप्न वासवदत्ता, ठीक है ना, स्वप्न वासवदत्ता, ये बुक किसने लिखी है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है, एक नाटक है जिसमें वासवदत्ता और उदयन जो कि कौशाम्बी के राजा हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। तो कल जब हम लोग क्लास करेंगे
तो 5वें पृष्ठ संख्या से हम लोग इसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप पहले पूरी क्लास के बाद हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मतलब कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये क्लास कैसी लगी। क्या इस क्लास से आपको लगता है कि पीईटी जैसे एग्ज़ाम में कोई लाभ हो सकता है, या फिर क्या आपको लगता है कि यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में कोई लाभ हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि यूपीआरओ जैसे एग्ज़ाम में इस क्लास से कोई लाभ हो सकता है, या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में क्या इससे कोई लाभ हो सकता है। अगर लाभ हो सकता है यूपी बिहार किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें आगे, और जल्दी से जल्दी फिर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए पहला लेक्चर एक छोटा लेक्चर रखा गया है। इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो 1 घंटे मिनिमम या 3 घंटे मैक्सिमम का होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों की सेवा में तत्पर हमारा चैनल हमेशा विद्यार्थियों के हित में ही सोचता रहेगा, ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए ही कार्यरत करेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी फेक बात नहीं बतानी है, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताने हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी ना आया हो। जैसा कि हमारा नाम है द PYQ, और हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सफलता जल्दी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।